हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा की फीमेल लीड जियांग को देखते हैं, जिसको काफी पेन हो रहा होता है और उसको साथ में डॉक्टर की वो बातें भी याद आ रही होती हैं, जिसमें डॉक्टर ने उसको कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे ट्रिपलेट्स होंगे, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो और इस केस में तुम्हारे मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब कुछ सोचकर जियांग काफी परेशान होती है और दूसरी तरफ मिस्टर हु का भी यही हाल होता है। उसको भी बहुत पेन फील हो रहा होता है। इतने में भागते हुए असिस्टेंट वहाँ पर आता है और वो उसकी नेक पर एक मार्क देख लेता है। तो असिस्टेंट उसको कहता है कि मुझे लगता है कि आप किसी के साथ वन नाइट स्पेंड कर चुके हैं। मिस्टर हु कहता है कि ये बात तुम कैसे जानते हो? तो असिस्टेंट कहता है कि मुझे ये बात पता है, मैं हु फैमिली का काफी पुराना असिस्टेंट हूँ और मुझे ये बात पता है कि जब फर्स्ट टाइम नाइट स्पेंड की जाती है तो हु फैमिली की नेक पर एक मार्क लग जाता है और जिस लड़की के साथ आपने वन नाइट स्पेंड की थी, अब वो जो कुछ भी फील करेगी आपको भी वही सब कुछ फील होगा और ये सब कुछ नेचुरली है। वो ये सुनकर काफी हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो कहता है लेकिन मुझे इतना पेन फील क्यों हो रहा है? और उधर जियांग बहुत ही पेन में होती है। उतने में बाथरूम के बाहर सारे एम्प्लॉयज खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम काफी देर से बाथरूम से बाहर नहीं आई हो, अभी के अभी तुम बाहर आ जाओ वरना हम लोग तुम्हारी शिकायत बॉस से कर देंगे। जियांग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इतने में वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और जब एम्प्लॉय जबरदस्ती लॉक तोड़कर अंदर जाती हैं तो वो लोग देखती हैं जियांग वहीं पर गिरी हुई पड़ी थी। और दूसरी तरफ हम लोग जियांग को देखते हैं जिसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है और मॉम उसको कहती हैं कि अगर इस दफा तुम्हें कोई जॉब ना मिली ना तो फिर तुम ये बात याद रखना कि जब तुम घर वापस आओगी तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। अब मजीद मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो जियांग कहती है मॉम प्लीज आप हर बार मुझसे ये मत कहा करें, मुझे बहुत पेन फील होता है। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। फिर वो लिफ्ट के अंदर जाती है तो लिफ्ट के अंदर मिस्टर हु भी होता है। मिस्टर हु उसको कहता है कि मुझे ड्रग दी गई है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर जियांग को भी उसकी मॉम की बातें याद आती हैं और इतने में मिस्टर हु उसको अपने क्लोज कर लेता है। वो उसको सीड्यूस करता है और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड कर चुके होते हैं। जियांग काफी घबराई हुई होती है। वो फौरन वहाँ से भागने लगती है लेकिन बहुत ज्यादा वीकनेस की वजह से वो वहीं पर ही गिरने लगती है। तो मिस्टर हु उसको बचा लेता है और साथ वो उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, जाओ और जाकर हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा लो। लेकिन जियांग उसकी बात नहीं सुनती और वो फौरन वहाँ से भाग जाती है। और फिर दूसरी तरफ मिस्टर हु एक बार में गया हुआ था और असिस्टेंट उसके सामने बहुत ही ब्यूटीफुल लड़कियों को लाकर खड़ा करता है, लेकिन मिस्टर हु उनमें से एक को भी नहीं देखता और कहता है कि इन सबको यहाँ से भेज दो। असिस्टेंट उन सबको वहाँ से भेज देता है और कहता है कि मैंने आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज और प्यारी प्यारी लड़कियों को चूज किया था ताकि आप इनमें से किसी एक के साथ शादी कर लें। अब आप चाहते हैं कि मैं उन सबको वापस भेज दूं। क्या आप ये बात भूल चुके हैं कि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी अब ये बात चाहते हैं कि वो अपने ग्रैंडसन को अपने हाथों में खिला सकें? लेकिन हु उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। वो सिर्फ इतना कहता है कि मुझे ये बताओ कि डिजाइन डिपार्टमेंट किस तरफ है, क्योंकि उसको पता था कि जियांग डिजाइन डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रही है। असिस्टेंट ये सुनकर काफी हैरान होता है। फिर हु खड़ा होकर कहता है कि चलो मुझे वहाँ पर लेकर चलो। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है और असिस्टेंट ये सोचने लगता है कि पहले तो मिस्टर हु ने कभी भी इस तरह के स्मॉल डिपार्टमेंट्स पर बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं की थी, जैसे कि डिजाइन डिपार्टमेंट, और अब इनको क्या हो गया है? फिर वो फौरन से मिस्टर हु के पीछे भागता है। और दूसरी तरफ जियांग को उसकी डायरेक्टर लेन बहुत ही ज्यादा डांट रही होती है। वो उसको कहती है कि मैंने तुमसे कब से कहा हुआ है कि मुझे तुम कॉफी बना के ला कर दो और अभी तक तुम मेरे पास कॉफी नहीं लेकर आई हो, तुम्हें कितनी सुस्त हो। तो जियांग उसको कहती है कि मेरे पास और भी बहुत से काम है, मैं यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आई हुई हूँ, मैं ओवर टाइम यहाँ पर भी काम करती हूँ और उसके बाद मैं बार में भी जाती हूँ, वहाँ पर भी मैं एक वेटर का काम करती हूँ, मेरे लिए सारा दिन बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। लेकिन लेन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करती है और साथ ही वो एक पेपर फाड़ के उसके मुंह पर भी मार देती है। कहती है अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारी इंटर्नशिप को मजीद एक्सटेंड कर सकती हूँ, तो इसीलिए अब तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, वरना तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ निकाल दूंगी। फिर उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम चली जाना। ये सुनकर जियांग काफी डर जाती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसको कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए ताकि वो अपनी मॉम के एक्सपेंसेस को भी उठा सके। उसकी मॉम उसको बहुत ही ज्यादा डांटती थी। तो जियांग कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करती हूँ। फिर उसके बाद वो उसके सामने नील डाउन करने लगती है, लेकिन तभी उसको मिस्टर हु ऐसा करने से रोक देता है। जियांग काफी हैरान होकर मिस्टर हु को देख रही होती है। तभी असिस्टेंट कहता है कि डायरेक्टर लेन, आप अपने कोलीग्स को इसी तरह बुली करती रहती हैं, तो इसीलिए अब आपकी 3 महीने की सैलरी डिडक्ट कर ली जाती है। ये सुनकर लेन काफी घबरा जाती है और कहती है कि प्लीज ऐसा मत करें, लेकिन कोई भी उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो देखता है कि जियांग को एब्डोमिनल पेन हो रहा होता है, तो वो जियांग को कहता है कि आज तुम जल्दी घर चली जाना और रेस्ट कर लेना। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो उसको भी पेन स्टार्ट हो जाता है और इधर
देर बाकी सब वर्कर्स भी वहाँ से चले जाते हैं और तभी जियांग के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आती है कि उसके अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जियांग ये देखकर काफी हैरान होती है और दूसरी तरफ जियांग जब बार में होती है तो वो वहाँ पर सामान लेकर आई थी, लेकिन वहाँ पर हु उसको देख लेता है। वो कहता है कि आओ इधर आकर बैठो। जियांग फौरन से अपना सामान रखती है और फिर उसके बाद हु उसको कार्ड्स देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। जियांग उसी सोफे पर आकर बैठती है और बाहर हु अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कॉल करता है तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि क्या हुआ, हमारा ग्रेट ग्रैंडसन कब आने वाला है, बस अब बहुत हो गया और हम लोग उसको अपने घर में देखना चाहते हैं। तो फिर हु कहता है कि ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा प्लीज आप दोनों मुझे रोजाना ड्रग्स देना बंद कर दें, ये मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सुनकर ग्रैंड पेरेंट्स पहले तो काफी हैरान होते हैं, फिर वो कहते हैं तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, हमें कुछ भी नहीं पता, बस हमें हमारा ग्रैंडसन चाहिए। ये बात सुनते ही हु कॉल कट कर देता है। और फिर दूसरी तरफ जियांग उसके फ्रेंड्स के साथ कार्ड्स खेल रही होती है, लेकिन वो पहली दफा में हार जाती है तो वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है क्योंकि उन लोगों ने एक बिल्डिंग पर बैट लगाई हुई थी और वो ये सोच रही होती है कि वो इतने सारे पैसे कैसे देगी अगर वो हार गई तो। इतने में उसके पास हु आ जाता है और वो उसको कार्ड्स खेलना सिखाता है। फिर उसके बाद जियांग उठती है और सबको ड्रिंक्स देती है। इतने में उसका फ्रेंड कहता है कि देखो मैंने पहले कभी भी हु को किसी लड़की की तरफ देखते हुए भी नहीं देखा और वो तुम में इंटरेस्ट शो कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि वो तुम्हें लाइक करता है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो जियांग के हाथ कांपने लग जाते हैं। वो कहती है कि नहीं, हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। हु काफी हैरान होता है। वो कहता है कि इसने ऐसा क्यों कहा होगा। फिर कुछ देर बाद जियांग हु के पास जाती है। वो उसको वही कार्ड देती है जिसमें 5 मिलियन होते हैं। वो कहती है कि ये पैसे मैं नहीं रख सकती, मुझे बाहर में इसलिए जॉब करनी पड़ती है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे अपने भाई और अपनी मॉम को भी संभालना है, लेकिन ये वाले पैसे मैं नहीं रख सकती हूँ, प्लीज आप ये अपने पास रख लें। तो हु कहता है कि अच्छा यानी कि तुम यही चाहती हो, तो ठीक है, आइंदा मैं कभी भी तुम्हें नहीं देखूंगा और मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा जैसे हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन तुम्हें इन पैसों की जरूरत है तो तुम ये रख सकती हो। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। फिर जब जियांग वहाँ से जाने लगती है तो उसको सामने उसकी मॉम मिल जाती है। मॉम उसको कहती है तुम मेरी कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रही थी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे पीछा छुड़ा सकती हो? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पैसे चाहिए, अब मुझे फौरन से पैसे दो। तो जियांग कहती है कि मॉम मैं एक ऑर्डिनरी सी बंदी हूँ और मैं एक बहुत ही मामूली सी जॉब करती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं हर वक्त आपको देती रहूँ। लेकिन मॉम उसको बहुत ही बुरा भला कहने लगती है। इतने में जियांग की तबीयत खराब होने लग जाती है, उसको वॉमिटिंग होती है। तो मॉम कहती है कि अच्छा यानी कि अब तुम ये गुल भी खिला चुकी हो। फिर वो जोर जोर से चीखने लग जाती है। इतने में सब लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और वहाँ पर जियांग के घर की ऑनर भी आ जाती है। वो कहती है कि तुम कल अपना घर खाली कर देना क्योंकि वो जिस आदमी को तुम देख रही हो ना वो हु ग्रुप का प्रेसिडेंट है, मिस्टर हु, और उन्होंने ये जगह मुझसे एक शॉपिंग मॉल बनाने के लिए खरीद ली है, तो इसलिए तुम्हारे पास टाइम कम है, जल्दी से अपना सामान यहाँ से उठा लेना। ये कह के वो ऑनर वहाँ से चली जाती है। जियांग काफी परेशान हो चुकी थी और वो फिर अपनी मॉम को कहती है मॉम आप फिक्र मत करें, मैं बहुत ही जल्द पैसे आपको भिजवा दूंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 3 दिन के अंदर मैं आपको पैसे भिजवा दूंगी। तो मॉम कहती है ठीक है, 3 दिन के अंदर मेरे पास पैसे आ जाने चाहिए। फिर ये कहकर वो सब लोगों को वहाँ से ले जाती हैं और जियांग अब काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उधर से ये सब कुछ वो भी देख रहा होता है। असिस्टेंट उसको बताता है कि ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी लड़की है, लेकिन इसकी मॉम हर रोज यहाँ पर आकर तमाशा करती हैं। वो कहती हैं कि मुझे पैसे चाहिए और इस लड़की को 2 की 3 जॉब्स करनी पड़ती हैं ताकि ये अपनी मॉम और अपने भाई और अपनी भाभी के एक्सपेंसेस उठा सके। तो वो कहता है कि इसका ये मतलब हुआ कि जियांग इसीलिए सारी बातें चुप करके मान लेती है, शायद मैंने इसको मिसअंडरस्टैंड किया था। और फिर उधर जियांग फौरन से जा रही होती है। वो फौरन से भाग के अपने घर जाना चाहती थी क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। इतने में वो नीचे गिर जाती है और सामने ही हु की कार आकर रुकती है। हु उसको कहता है कि कार के अंदर आकर बैठ जाओ, तो वो उसको थैंक्स करके कार में आकर बैठ जाती है। फिर हु उसको कहता है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम जाओगी किधर, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी जगह पर एक न्यू शॉपिंग मॉल बनाने का प्लान किया है। तो जियांग कहती है कि मैं किसी होटल में रह लूंगी, मेरे लिए कोई भी मसला नहीं है। तो हु कहता है असिस्टेंट फौरन से इसको एक दूसरे घर में लेकर चलो। असिस्टेंट ओके कर देता है। फिर कुछ देर बाद जब जियांग को नींद आ रही होती है तो वो वहीं पर ही सो जाती है। वो उसको देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है, शायद मैंने इसको समझने में गलती कर दी थी। तभी असिस्टेंट फौरन से कार रोकता है और जियांग उठकर बैठ जाती है। फिर असिस्टेंट कहता है कि आपका घर आ चुका है। जियांग वहाँ से निकलकर अपने घर में चली जाती है। जब वो अपने घर में जाती है तो वो देखती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही प्यारा सा घर था। जियांग कहती है कि मिस्टर हु ने मुझ पर एक और एहसान कर दिया है, उन्होंने मुझे इतना बड़ा घर दे दिया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद वो दोबारा से अपने काम में लग जाती है और दूसरी तरफ ऑफिस में जियांग अपनी रिपोर्ट
रिपोर्ट्स को देख रही होती है। इतने में वो एक एम्प्लॉय से बात करने लगती है और वो एम्प्लॉय को एक फाइल दे देती है और कहती है कि मुझसे डायरेक्टर ने कहा है कि इसके ऊपर उनका नाम लिखकर ये फाइल सबमिट करवानी है। जब जियांग उस फाइल को खोलकर उस पर डिजाइन देखती है तो वो सारे के सारे डिजाइन जियांग के होते हैं। वो डायरेक्टर लिन के पास जाती है और उससे कहती है ये सारे डिजाइन तो मेरे हैं, तो तुम इनके ऊपर अपना नाम लिखवा कर इनको क्यों सबमिट करवाना चाहती हो। तो डायरेक्टर लिन कहती है कि देखो हम दोनों तो एक ही टीम में से है ना, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन डिजाइन को बनाया किसने है। मैं डायरेक्टर हूँ तो ये मेरे नाम से ही जाएंगे। लेकिन जियांग उसकी ये बात नहीं मानना चाहती थी। डायरेक्टर लिन उसको धक्का दे देती है और वहाँ से चली जाती है। इतने में जियांग को पेन फील होना स्टार्ट होता है। वो फौरन से बाथरूम जाती है और उधर हु की भी यही हालत होती है। उसको असिस्टेंट से बात पता चल जाती है कि उनकी फैमिली के साथ क्या प्रॉब्लम है और साथ ही वो जियांग की मेडिकल रिपोर्ट्स भी देखता है तो उसको पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर हु फौरन वहाँ से भागता है और इधर सारे एम्प्लॉइज बाथरूम का डोर नॉक कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही जियांग बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हु भी भागता हुआ अपनी लिफ्ट की तरफ जा रहा होता है और उधर जब डोर ओपन किया जाता है बाथरूम का तो सामने ही जियांग बेहोश पड़ी होती है। डायरेक्टर के देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है अब एक काम करो कि इसको उठाकर बाहर फेंक दो और यहाँ पर जितना कुछ खराब हो चुका है ना उस सबको भी साफ कर दो। इतने में वहाँ पर हु भी पहुँच जाता है। वो सब लोग फौरन उसके पास भागते हुए जाते हैं। वो कहता है कि क्या तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोगों को तो अपना काम करना चाहिए था ना। तो फिर लिन कहती है हम यहाँ पर बाथरूम के लिए आए थे सिर्फ। तो फिर असिस्टेंट अंदर जाने लगता है। लिन कहती है कि ये वुमेन्स का वॉशरूम है, आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय गायब है और मैं उसको ही ढूंढ रहा हूँ। फिर उसके बाद गार्ड उन सारे एम्प्लॉयज को दूसरी तरफ ले जाते हैं और हु और असिस्टेंट फौरन से बाथरूम में जाते हैं। वो लोग देखते हैं वहाँ पर ब्लड पड़ा होता है। हु कहता है कि कुछ भी करो लेकिन फौरन से उस लड़की को ढूंढो वरना तब तक मैं भी ठीक नहीं हो सकूंगा। असिस्टेंट फौरन वहाँ से भागता है और वो खुद वहीं पर ही बैठ जाता है और किसी को कॉल करता है। वो उसको कहता है कि जल्दी से मेरी हेल्प के लिए पहुंचो और जियांग को कुछ भी करके ढूंढो। दूसरी तरफ गार्ड्स हर तरफ जियांग को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक एम्प्लॉय लिन को कहती है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट कब से हो गई है, वो तो एक ऑर्डिनरी सी एम्प्लॉय है ना, तो फिर उसको इतना ज्यादा क्यों इस तरह से ढूंढा जा रहा है। तो लिन कहती है कि उसने मेरे डिजाइन डिपार्टमेंट में बहुत ही ज्यादा मैस क्रिएट कर दिया है। मैं देखती हूँ कि अब वो किस तरीके से यहाँ पर रुक सकती है। मैं उसको कभी भी माफ नहीं करूंगी इस हर चीज के लिए। और फिर दूसरी तरफ हु और असिस्टेंट के पास हु का फ्रेंड भी आया हुआ होता है जो कि डॉक्टर होता है। हु उसको कहता है कि मुझे बस इतना तुम्हें बताना है कि तुम्हें मेरी बहुत ही केयर करनी पड़ेगी। तो फिर वो कहता है कि मैं इस सब में तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगा, देखो मेरे पास और भी बहुत से काम है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो फिर हु उसको कहता है कि मैं तुम्हें पूरी एक बिल्डिंग दे दूंगा लेकिन प्लीज तुम मेरा काम करोगे और तुम मेरी वाइफ का भी बहुत ही ख्याल रखोगे। तो डॉक्टर फौरन से रेडी हो जाता है और कहता है कि ठीक है तुम मुझे अपनी सिम्टम्स बताओ। फिर हु उसको अपनी सारे सिम्टम्स बताने लगता है। तो डॉक्टर कहता है कि लग तो ऐसे रहा है जैसे उस लड़की की जगह तुम प्रेग्नेंट हो, जितना तुम डिटेल से सब कुछ बता रहे हो उस सब को देखकर तो मुझे यही लग रहा है। तो हु कहता है कि प्लीज अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें पूरी 10 बिल्डिंग्स दूंगा लेकिन बस तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छी सी मेडिसिन रेडी करो जिनके बाद मुझे इस तरह का कोई भी चीज पेन फील ना हो। डॉक्टर कहता है कि वैसे तो ये बहुत ही नॉर्मल पेन है और इस तरह के मौकों पर ये होता ही रहता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब तुमने मुझसे इतना बड़ा वादा किया है तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी सी मेडिसिन दूंगा। इतने में वहाँ पर एक औरत आती है और वो हु को बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि जियांग किधर गई है। और दूसरी तरफ जियांग फौरन से अपने घर जाती है। वो वहाँ पर बाथरूम में होती है। इतने में उसके पास कॉल आती है और उसको कहा जाता है कि फौरन से कंपनी पहुंचो, तुम्हारे लिए बहुत सा काम है। तो जियांग कहती है कि ठीक है मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। फिर जब वो कंपनी आती है तो लिन कहती है तुम मुझसे लीव लिए बगैर चली गई थी और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं था, तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, देखो तुम्हें पहले अपना काम कंप्लीट करना चाहिए, तुम ऐसे कहीं पर भी नहीं जा सकती हो। तो फिर जियांग कहती है कि उस वक्त मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, इस सूरत में मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती थी, मेरा घर जाना बहुत ही जरूरी था और अगर तुम मुझे इस सब के लिए यहाँ से निकालना चाहती हो ना तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ सब कुछ रिपोर्ट कर दूंगी। तभी लिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने ये सब कुछ कह लोगी और मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं देखती हूँ कि मुझे यहाँ से कौन निकाल सकता है। इतने में वहाँ पर हु पहुँच जाता है और हु कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लिन कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस इसको एक लेसन सिखा रही थी जो कि न्यू एम्प्लॉयज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अब मैंने सोचा है कि मैं इसको फायर कर दूं। तो हु कहता है कि अच्छा यानी कि तुमने ये सोच लिया है, तो एक बात ये भी याद रखना कि अगर तुमने इसको निकाला तो मैं तुम्हें भी फायर कर दूंगा। ये सुनकर लिन काफी हैरान होती है। फिर उसके बाद डॉक्टर जियांग को कहता है कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए, मैं आपका बहुत ही अच्छे से चेकअप कर दूंगा, उसके बाद आप काफी बेटर फील करेंगी। तो जियांग ये सोचती है कि हो सकता है कि हु को इस बारे में पता चल चुका हो, इसने मेरी जरूर पर्सनल रिपोर्ट्स देख ली होंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को अबॉर्शन नहीं करवा सकती हूँ और ना ही मैं इस जॉब को छोड़ सकती हूँ। तो वो फोन के साथ जाने से मना कर देती है और हु कहती
कहता है कि हो सकता है कि अपने सारे रिलेशंस को मुझसे कट ऑफ करना चाहती हो, इसीलिए ये मेरी कोई भी बात नहीं मान रही। और हु को सब कुछ बहुत ही अजीब लगता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ वो सब लोग मीटिंग रूम में बैठे होते हैं। इतने में लेन अपनी प्रेजेंटेशन देती है और सामने स्क्रीन पर सबको एक डिजाइन दिखाती है जो कि जियांग का बनाया हुआ डिजाइन होता है, लेकिन वैसे शो कर रही थी जैसे वो उसी ने बनाया था। जियांग ये डिजाइन देखकर काफी हैरान होती है और लेन अपने उस डिजाइन की तारीफें किए जा रही थी। इतने में हु कहता है कि क्या सच में ये डिजाइन तुमने बनाया है? तो लेन कहती है कि हाँ, ये तो मैंने खुद ही बनाया है। इतने में जियांग कहती है कि ये डिजाइन मेरा बना हुआ है, ये तुमने नहीं बनाया। तो लेन कहती है कि अच्छा, यानी कि ये डिजाइन तुम्हारा बना हुआ है, तो ठीक है, तुम मुझे एक काम करो, प्रूफ करके दिखाओ कि डिजाइन तुमने बनाया है। इतने में एक और एम्प्लॉय भी जियांग को बुरा भला कहने लगती है। वो कहती है कि तुम तो एक 3rd क्लास यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हो, तो तुम इतना परफेक्ट डिजाइन कैसे बना सकती हो? इतने में जियांग की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और हु की भी तबीयत खराब होती है। तो असिस्टेंट फौरन से हु के सामने मेडिसिन करता है। हु कहता है कि मुझे नहीं बल्कि जियांग को मेडिसिन दो। तो असिस्टेंट जियांग को मेडिसिन देता है और मेडिसिन लेने के बाद वो काफी बेटर फील करती है। फिर उसके बाद वो स्क्रीन पर जाकर शो करती है कि ये देखो, इस ड्राइंग के आखिर में मेरा अपना साइन हुआ है और तुम कह रही हो कि ये तुम्हारी ड्राइंग है। कम से कम तुम्हें इस डिजाइन को देख लेना चाहिए था अच्छे से। फिर वो कहता है कि लेन, तुमने ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी और तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर लेन काफी घबरा जाती है और वो नील डाउन करके कहती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, देखो इस तरह मत करो मेरे साथ, ये सब कुछ करने से मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन गार्ड्स आकर लेन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ जियांग जब अपने घर में होती है तो वो अपने बेबी से ये बात कह रही होती है कि आज तुम्हारे फादर ने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया है और मैं उसको थैंक्स जरूर करूंगी, लेकिन मैं ये बात उनको नहीं बता सकती हूँ कि अब वो एक डैड बनने वाला है। अभी वो ये बातें कर ही रही होती है कि इतने में डोर नॉक होता है और जब वो डोर ओपन करती है तो सामने ही हु खड़ा होता है। तभी हु को वॉमिटिंग होने लग जाती है और जियांग उसको देखकर काफी हैरान होती है। वो कहती है कि ये तो ऐसे वॉमिटिंग कर रहा है जैसे ये मॉम बनने वाला हो। लेकिन कुछ देर बाद फिर हु जियांग के साथ घर के अंदर आ जाता है। हु कहता है जियांग को कि चलो तुम मेरे साथ चलो। जियांग उसके पीछे जाती है और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी जब जियांग को देखता है तो उसका मजाक बनाने लग जाता है। वो कहता है ये दुनिया का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है और इस लड़की को देखो, यहाँ पर आई भी है, तो वो भी अपने नाइट सूट के अंदर। इसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। और जियांग भी काफी एम्बैरेस फील कर रही होती है। इतने में हु एक वेटर को बुलाकर कहता है कि यहाँ पर वो जो आदमी हंस रहा है ना, उसको इस होटल से बाहर निकाल दो और दोबारा पूरी लाइफ उसको यहाँ पर कदम भी ना रखने देना। फिर वहाँ पर वेटर एक गार्ड को बुला लेती है और गार्ड उस आदमी को कहता है कि आप यहाँ से फौरन से निकल जाएं। तो वो आदमी फौरन से हु से जाके माफी मांगता है। वो उसको कहता है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दें, हमारी कंपनी तो आपकी कंपनी के साथ कोऑपरेशन भी कर रही है ना, तो इस तरह हमारा कोऑपरेशन और भी मजबूत हो सकता है। मेरी कंपनी का नाम वैंग है और मैं मिस्टर वैंग हूँ। तो फिर हु कहता है कि ठीक है, अब से मिस्टर वैंग आपकी कंपनी के साथ हमारा कोई भी कोऑपरेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद गार्ड उसको वहाँ से लेकर चले जाते हैं और इधर जियांग काफी खुश होती है कि हु उसको हर जगह पर प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर जियांग अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर करती है और हु उसको कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना। ये बात सुनते ही जियांग के मुंह में से पानी होता है, वो हु के ऊपर गिर जाता है। फिर जियांग फौरन से भागते हुए हु के पास जाती है और सारा पानी साफ करने लगती है। फिर उसके बाद जियांग ये बात सोच रही होती है कि अगर मैंने इसको ये बात बता दी ना तो हो सकता है मुझे अबॉर्शन का कहे और मुझे के जॉब से भी निकाल देगा, मैं क्या करूँ। इतने में हु कहता है कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो, मैं जो सवाल किया उसका जवाब दो मुझे। तो फिर जियांग उसको सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि हाँ, तुम डैड बनने वाले हो, वो भी ट्रिपलेट्स के, लेकिन देखो प्लीज मुझसे मेरी जॉब मत छीनना वरना मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी। कोई बात नहीं है, तुम्हें कभी भी नहीं देखेंगे और ना ही तुम्हारे सामने कभी आएंगे, लेकिन प्लीज मुझे अबॉर्शन का भी मत कहना। मुझे फौरन से और बहुत सारे पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपने चाइल्ड्स को भी पाल सकूं और साथ अपनी मॉम को भी। तो फिर हु उसको कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें जितना बोलना था तुमने बोल लिया है ना, अब तुम मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि ये इलीगल चाइल्ड्स हैं और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सुनकर जियांग सोचने लगती है कि हो सकता है अभी आगे ये बात कहे कि मैं अपने चाइल्ड को अबॉर्ट करवा लूं, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। इतने में हु उसको कहता है कि तुम्हारा आईडी कार्ड किधर है, हमें अभी चलकर सर्टिफिकेट बनवाना है। जियांग ये सुनकर काफी हैरान होती है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग और हु अपना अपना सर्टिफिकेट बनवा चुके होते हैं और जियांग अपने दिल में कहती है कि हो सकता है कि हु ये बात चाहता हो कि वो अपने बच्चों को ये सब कुछ सफर ना करवाए जो कि मैं सफर कर रही हूँ, इसीलिए तो इसने मुझसे शादी की है। फिर उसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। जब वो घर आते हैं तो वहाँ पर सारी मेड जियांग और हु को हेलो करती है। जियांग ये सब कुछ देखकर काफी हैरान थी। वो कहती है कि ये तो बहुत ही लग्जरियस घर है और मैंने तो ऐसा घर सिर्फ और सिर्फ ख्वाब में ही देखा है। सब लोग वहाँ पर उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहे होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ एक वेटर जियांग को उसका रूम दिखाता है, उसको उसका वार्डरोब दिखाता है और लास्ट पर उसको उसका बेडरूम भी दिखा देता है। जियांग ये सोच रही होती है कि क्या मैं और हु ये सेम बेडरूम शेयर करेंगे। फिर वो मेड से कहती है कि क्या यहाँ पर हु रोजाना आते हैं।
तो वो वेटर कहता है कि नहीं, वो रोजाना नहीं आते, बल्कि वो कभी कभी चक्कर लगा लेते हैं। तो फिर जियांग सोचती है कि हाँ, ये सब कुछ तो ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आराम से रह सकती हूँ। ये कह के जब वो मेड वहाँ से चले जाता है तो जियांग कहती है कि हो सकता है कि वो मेरी हेल्प करना चाह रहा हो और मुझे भी अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इनको अपने जितना सफर नहीं करवा सकती हूँ। फिर उसके बाद जियांग की तबीयत खराब हो जाती है और दूसरी तरफ हू की भी तबीयत खराब होती है, जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था। वहाँ पर जाओ उसको कंसोल करती है, लेकिन हू उसका हाथ साइड पे कर देता है। तभी ग्रैंड माँ कहती है कि तुम जानते हो ना कि जब मुझे वॉमिटिंग हुआ करती थी ना, तो मैं एक ब्लैकबेरी का सूप पिया करती थी, उससे मुझे काफी रिलीफ मिल जाती थी। वो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं भी किचन में जाकर ब्लैकबेरीज का ऑर्डर दे देता हूँ। तो ग्रैंडपा उसको कहते हैं कि तुम अभी कहाँ पर जा रहे हो, अभी तो यहाँ पर आकर बैठो, हमने तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है। फिर ग्रैंडपा उसको बताते हैं कि जाओ को देखो, ये तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आई हुई है, तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है और तुम दोनों चाइल्डहुड में बहुत ही टाइम साथ स्पेंड किया है। तो वो कहता है कि जी मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं ये खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर ड्रग्स होंगी, पता नहीं आप लोग कब आ जाएंगे, मुझे ये बात समझ नहीं आती। तभी जाओ उनको बताती है कि ग्रैंडपा, क्या आप ये बात जानते हैं कि मैं अभी अभी ग्रेजुएशन करके फारिग हुई हूँ और मैं डिजाइनिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, तुम एक काम करो कि तुम हू की कंपनी को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर डिजाइन डिपार्टमेंट भी है और इस तरह हू की कंपनी भी ग्रो करेगी और तुम्हारी स्किल्स भी सही हो जाएंगी। ये सुनकर जाओ बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन तभी हू कहता है कि प्लीज ग्रैंडपा, आप इसको उल्टे सीधे मशवरे बिल्कुल भी मत दें, मेरे डिजाइन डिपार्टमेंट में कोई भी सीट फारिग नहीं है जो मैं इसको दे सकूं। ये कह के वो फौरन वहाँ से उठ जाता है और जाओ भी उसके पीछे ही जाती है। ग्रैंडमा और ग्रैंडपा दोनों बहुत खुश होते हैं कि हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ सके और इस तरह ये लोग रिलेशन में आ सके। और दूसरी तरफ जाओ हू के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो हू उसको कहता है यहाँ पे आकर बैठो। जब जाओ वहाँ पर बैठती है तो हू उसके सामने एक रिंग करता है। जाओ कहती है क्या तुम सच में मुझे प्रपोज कर रहे हो। तो हू कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ये रिंग मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, मुझे इसी तरह के डिजाइन की एक रिंग चाहिए क्योंकि मैं किसी को प्रपोज करना चाहता हूँ। जाओ कहती है वो कौन है जिसको तुम प्रपोज करना चाहते हो। तो हू उसको कहता है कि वो एक लड़की है और वो काफी प्यारी है, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प कर दो। तो जाओ उसको कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा जरूर कर दूंगी, मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा डिजाइन, तुम फिक्र ही मत करो। फिर ये सुनकर हू वहाँ से उठकर चला जाता है और जियांग अपने दिल में ये बात कहती है कि पता नहीं ये लड़की कहाँ से आ गई है मेरे और हू के दरमियान में, मुझे इस सब में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ फिर हू जियांग के पास जाता है। जियांग काफी डरी हुई होती है और वो उसको हक करके ही सो जाता है। जब सुबह जियांग की आंख खुलती है तो वो हू को अपना इतना क्लोज देखकर काफी डर जाती है। फिर वो वहाँ से उठने लगती है तो हू कहता है कि अभी तो बहुत सुबह है, इतनी सुबह सुबह कौन उठता होता है। तो जियांग कहती है कि मुझे काम पर भी जाना है, मुझे देर हो सकती है। तो हू उसको कहता है कि मैं तुम्हें अभी के अभी एक बात बता दूं कि अब तुम्हें काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जियांग कहती है काम मैं कैसे नहीं कर सकती, अगर मैंने काम नहीं किया तो मैं डाइवोर्स के बाद अपनी लाइफ को आगे कैसे कंटिन्यू करूंगी। तभी हू उसको गुस्से से देखता है और साथ वो उसको कहता है कि अभी मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि हू फैमिली को छोड़ने के बारे में तुम सोचना भी नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे शादी इसीलिए नहीं की थी ताकि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूं और इस बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। तो जियांग कहती है कि सॉरी, मुझसे गलती से ये बात मुंह से निकल गई थी, अब मैं दोबारा इस तरह की कोई भी बात नहीं करूंगी। फिर वो कहता है कि ठीक है, आप उठो और जाओ जाकर अपने वर्क करो। फिर इतने में बहुत सी मेड जियांग के कपड़े लेकर अंदर आ जाती हैं और जियांग को बाहर का टेम्परेचर भी बताती हैं और साथ उसको कपड़े भी रिकमेंड करती हैं। तो जियांग उनमें से एक सूट सेलेक्ट कर लेती है। मेड कहती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो। जियांग कहती है नहीं, मैं ये खुद कर लूंगी। फिर हूँ उन सारी मेड्स को वहाँ से जाने को बोल देता है और वो जियांग को कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन जियांग फौरन से अपने कपड़े लेकर वहाँ से भाग जाती है। और फिर दूसरी तरफ जियांग को छोड़ने के लिए असिस्टेंट और हू खुद आते हैं कंपनी। जियांग वहाँ से फौरन से भाग जाती है। तो फिर हू असिस्टेंट को कहता है कि इसको इतनी जल्दी क्यों होती है कंपनी जाने की। असिस्टेंट कहता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद उसको ये डर लगता होगा कि अगर वो लेट हो गई तो उसकी सैलरी डिडक्ट कर ली जाएगी। और फिर दूसरी तरफ जियांग चेक इन करने लगती है, लेकिन इतने में एम्प्लॉयज उसको ऐसा करने से रोक देती है और उसको कहती है कि तुमने टाइम देखा है कि क्या हो रहा है, तुम पूरा 1 मिनट लेट हो और अब मैं ये बात डायरेक्टर लिन को बताऊंगी और देखना वो तुम्हारी सैलरी जरूर डिडक्ट करेंगी। जियांग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। अब तो लड़की कहती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, और अब तुम वैसे ही लेट हो तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट भी दी जाएगी। फिर वो उसके हाथ में कपड़ा देती है और कहती है कि जाकर सारे टॉयलेट साफ करो, यही आज की तुम्हारी पनिशमेंट है। इतने में वहाँ पर हू पहुँच जाता है और वो लड़की हू के सामने काफी एक्शन मारने लगती है। वो कहती है कि मैं तो बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ और मुझे डिजाइन की काफी ज्यादा समझ है, और जियांग तो वैसे भी 3rd क्लास यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, इसको इन सारी चीजों के बारे में इतना पता
नहीं होगा। तो हु कहता है कि इस बात से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, मैटर सिर्फ यही करता है कि उसकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं। फिर उसके बाद वो जियांग के हाथ से वो कपड़ा ले लेता है और वो नीचे फेंक देता है और फिर वो उस एम्प्लॉय को कहता है कि तुम्हें बहुत शौक है ना ऑफिस के हाइजीन का ख्याल रखने का, तो ठीक है फिर ये सारे टॉयलेट्स तुम खुद ही साफ कर लो। फिर एक लड़की उस लड़की को कहती है कि देखो यहाँ से चुप करके चली जाओ और अब हु के सामने कुछ भी मत बोलना वरना इस दफा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर वो लड़की वही कपड़ा उठा के गुस्से में वहाँ से चली जाती है और हु जियांग को अपने रूम में लेकर जाता है। वो उसके रूम में आती है तो फिर वो उसको अपने क्लोज कर लेता है। वो उसको कहता है कि अब तुम्हें अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो उसको सूप भी देता है और कहता है कि जाने से पहले तुम ये सूप पी कर जाओगी, उसके बाद ही तुम काम करने के लिए जाना। तो फिर जियांग उस सारे सूप को पीती है और कहती है कि अब ये मैं पी चुकी हूँ, मैं काम के लिए सरी जाऊँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उसको अपने क्लोज कर लेता है। इतने में वहाँ पर जाओ भी आ जाती है। जाओ दोनों को इतना क्लोज देखकर काफी हैरान थी। फिर इतने में जियांग कहती है कि ठीक है अब मैं अपने काम पर जा रही हूँ। तो वो उसको कहता है कि ठीक है लेकिन अपना बहुत ही ख्याल रखना। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। फिर जियांग से बाहर आती है तो एक एम्प्लॉय उसको कहती है कि अंदर जब ये लड़की गई है तुम उसको जानती हो क्या? जियांग कहती है कि नहीं मैं तो उसको नहीं जानती। तो वो लड़की उसको बताती है कि वो बहुत ही फेमस फैमिली से बिलोंग करती है और हो सकता है कि उसकी और हु की शादी हो जाए क्योंकि उनके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। ये सुनकर जियांग काफी हैरान होती है और वो थोड़ी सैड भी हो जाती है। और उधर जाओ कहती है कि ये वही लड़की है ना जिसको तुम प्रपोज करने वाले हो? तो वो कहता है कि हाँ ये वही है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर इतनी अचानक से क्यों आ गई थी? तुम्हें चाहिए था कि तुम डोर नॉक करके आती और तुम अपॉइंटमेंट भी लेकर आती। तो फिर जाओ कहती है कि मुझे भी अपॉइंटमेंट लेनी होगी क्या? यहाँ पर जो लड़की खड़ी हुई थी उसने भी अपॉइंटमेंट ली थी तुमसे? तो फिर वो कहता है कि उस लड़की को हर बात के दरमियान में मत लेकर आओ, तुम मैं तुमसे तुम्हारी बात कर रहा हूँ तो तुम भी अपनी बात करो मुझसे। फिर जाओ वहाँ पर एक टिफिन देख लेती है और वो अपने दिल में कहती है कि इसका ये मतलब हुआ कि वो लड़की मॉम बनने वाली है। अगर मैं उन बच्चों को खत्म कर दूं तो हो सकता है कि उसके बाद तो वो उसके ऊपर बिल्कुल भी टेंशन नहीं देगा। हाँ मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो फिर वो उसको कहता है कि ये बात याद रखना कि वो मेरी वाइफ है और ये बात अभी तक ऑफिस में किसी और को नहीं पता है और मैं नहीं चाहता कि किसी और को ये बात पता चले। जाओ और जाकर उसका ख्याल रखो। तो जाओ खुश होकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट डिजाइन डिपार्टमेंट में जाकर सबको जाओ से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये हमारी न्यू डिजाइनर है और आज से ये आप लोगों की हेल्प करेंगी। जियांग उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर जब असिस्टेंट वहाँ से जाता है तो सारी एम्प्लॉयज उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। वो जाओ से बहुत सी बातें करती हैं। फिर इतने में वहाँ पर एक आदमी आता है और वो जाओ को कुछ पैकेट्स देता है और वो पैकेट वो सारे एम्प्लॉयज को देती है। वो कहती है कि इसके अंदर कॉफी है, आज मेरा फर्स्ट डे है तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों के लिए कॉफी ले जाती हूँ। ये सुनकर वो सारी एम्प्लॉयज बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और वो जाओ की तारीफ करने लगती हैं। और फिर तभी जाओ वो वाली कॉफी उठाती है जो कि उसने जियांग को देनी थी। वो अपने दिल में कहती है कि इस कॉफी के अंदर तो अबॉर्शन पिल्स हैं, अब मैं देखती हूँ कि जियांग अपने बच्चों को कैसे बचा सकती है और वो अपने घर को टूटने से किस तरह बचाती है। फिर वो ये कॉफी जियांग को देती है। जियांग कहती है सॉरी लेकिन मुझे कैफीन से एलर्जी है, मैं ये नहीं ले सकती। तो फिर वो कहती है मुझे पता है इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी शेक मंगवाया है, तुम इसको ट्राई करो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन जियांग उसको भी नहीं पीना चाहती थी। ये देकर फिर जाओ रोने लगती है। वो कहती है देखो मैं कितने प्यार से तुम्हें सब कुछ दे रही हूँ और तुम मुझे मना कर रही हो, आज मेरा फर्स्ट डे है और तुमने मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया। तो फिर जियांग कहती है कि प्लीज तुम रो नहीं, अच्छा ठीक है मैं ये पी लेती हूँ। फिर वो उसको पीने लगती है लेकिन इतने में वहाँ पर हु पहुँच जाता है और वो जियांग से उस पाउडर को ले लेता है और वो ये कप सिर्फ और सिर्फ जाओ के लिए स्पेशलाइज करता है। वो कहता है कि ठीक है तुमने ही ये कप बाकी सबको दिए हैं ना, तो ठीक है जियांग ये नहीं पी सकती लेकिन तुम तो पी सकती हो, तुम पी लो और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मना नहीं करोगी। तो फिर जाओ जबरदस्ती उस सारे शेक को पी लेती है। फिर वो कहता है कि शायद अब काम खत्म हो चुका है जियांग, तुम्हें घर जाना चाहिए। फिर वो और असिस्टेंट वहाँ से निकल जाते हैं और जियांग भी वहाँ से भागती है। जाओ फौरन से भागते हुए बाथरूम में जाती है और उस सारे शेक को वहीं पर ही गिरा देती है। फिर उसके बाद वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए पहुँच सकता है, लेकिन अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ इस तरह कुछ करूंगी कि वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत दूंगी। इतने वो वहाँ पर एक लड़की को देख लेती है। वो किन से कहती है कि क्या हुआ, तुम तो डिजाइन डिपार्टमेंट की हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो फिर किन कहती है ये सब कुछ उस जियांग की वजह से हुआ है, उसकी वजह से हु ने मुझे पनिशमेंट के तौर पर ये सजा दी है कि मैं सारे टॉयलेट्स को साफ करूंगी। जाओ ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। वो कहती है मुझे जियांग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर तुम मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे दो तो फिर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें जरूर प्रमोट कर दूंगी। ये सुनकर किन बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ जियांग वो के साथ उसके कार में जाकर बैठती है और वो कहती है कि प्लीज कार जल्दी ड्राइव करो, मैं नहीं चाहती कि कोई हमें देख ले। और उधर ही दो एम्प्लॉयज आपस में बातें कर रही होती है। वो कहती है कि हम लोगों ने तो अभी देखा है कि जियांग सीईओ की कार में गई है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फिर एक दूसरी लड़की कहती है कि हो सकता है कि हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है
है और ओवरवर्क की वजह से हम लोगों को इस तरह का फील हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और उसके बाद हु जियांग को सूप देता है ताकि वो अपना ख्याल रख सके। और उसके बाद फिर असिस्टेंट कार ड्राइव करता है। जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो उतने तक जियांग सो चुकी होती है। वो उसको उठाकर घर के अंदर लेकर जाता है। वो उसको बेड पर जाकर लिटाता है। फिर वो मेड को कहता है कि जब वो उठ जाए तो उसको बहुत ही अच्छा सा आप खाना बना के दीजिएगा। मेड उसको ओके कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग के पास किसी की कॉल आती है। जब वो कॉल अटेंड करती है तो उसको बताया जाता है कि एक रीयूनियन पार्टी होने वाली है। जियांग कहती है मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है कुछ दिनों से, तो मैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकूंगी। तो वो लड़की कहती है कि देखो तुम काफी टाइम से रीयूनियन पार्टी में नहीं आ रही हो, लेकिन इस दफा मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुन रही हूँ। तुम जानती हो कि पार्टी में इस दफा टीचर भी आ रहे हैं। तो फिर जियांग कहती है अच्छा टीचर भी आ रहे हैं, तो ठीक है फिर मैं आ जाऊंगी। और उधर हो ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के साथ बैठा हुआ होता है और उसके बाद ग्रैंडपा उसको कहते हैं कि तुम यहाँ पर सिर्फ इस वजह से आए हो ताकि तुम यहाँ पर ब्लैकबेरी का जूस बनवा सको और उसके बाद तुम वापस चले जाओगे, यानी कि तुम हमारे लिए अब आओगे भी नहीं यहाँ पर। तो फिर हु कहता है कि इस वक्त तो मैं फिलहाल इसी काम के लिए आया हूँ और मैं आप लोगों से मिलने के लिए फिर कभी आ जाऊंगा। इतने में वहाँ पर मेड वो सूप लेकर आ जाती है। तो फिर हु फौरन से खड़ा हो जाता है और वो सूप लेकर वहाँ से चला जाता है। वो जब बाहर निकलता है तो उसको सामने जाओ मिल जाती है। जाओ कहती है तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन वो उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करता। जाओ कहती है मुझे लगता है कि तुम अभी तक नाराज हो मुझसे। तो वो कहता है कि तुम जानती हो कि मैं 18 साल का था जब मैंने पूरी हो कंपनी को संभालना शुरू किया था, और तुम्हें क्या लगता है कि हो कंपनी में होने वाली कोई भी चीज मुझसे छुप सकती है। मैं जानता हूँ कि उस ड्रिंक के अंदर कोई पॉइजन था। तुम मेरी वाइफ को कोई नुकसान पहुँचाना चाहती हो ना। जाओ कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मैंने सिर्फ अपने टेम्पर में आकर कर दिया था, मेरा गुस्सा बहुत ही ज्यादा है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तो फिर वो उसको कहता है कि ठीक है चलो मेरे घर और मेरी वाइफ से माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देगी तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। तो जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो हुक के साथ चली जाती है। और उधर जब जियांग उस पार्टी में पहुंचती है तो लिन उसको कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारी बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और तुम यहाँ पर एक 3rd क्लास यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें एडजस्ट कर जाओगी। अभी वो सब लोग जियांग को बुरा बुरा बोल रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर टीचर पहुंच जाते हैं और टीचर फिर जियांग से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लिन कहती है कि टीचर क्या आप हमें नहीं जानते जो आप सिर्फ जियांग के बारे में बात कर रहे हैं। तो टीचर कहते हैं कि मैं तुम लोगों को कैसे नहीं जानूंगा। लिन तुमने तो बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई थी, एक कैट को जो कि एक बॉक्स के अंदर थी। लिन कहती है कि जी वो सबसे फेवरेट ड्राइंग थी मेरी। और लिन फिर बहुत ही एरोगेंट फील कर रही होती है। इधर जियांग अपने दिल में कहती है कि लेकिन वो ड्राइंग तो मैंने खुद बनाई थी, तो ये क्यों कह रही है कि वो ड्राइंग इसने बनाई थी, ये सारा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। लेकिन फिर तभी उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। तो टीचर कहते हैं क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, चलो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ। तो टीचर फिर जियांग को बाहर लेकर आ रहे होते हैं और उधर हु को सेम वही पेन फील होता है जो कि जियांग को फील होता है। जाओ कहती है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना। तो फिर हु कहता है कि हम लोगों को फौरन से जियांग के पास पहुंचना होगा। वो घर कॉल करता है तो मेड बताती है कि वो तो रीयूनियन पार्टी में गई हुई है। ये सुनकर तो हु को उसके ऊपर और भी गुस्सा आता है और वो फौरन से अपनी कार को रीयूनियन पार्टी की तरफ ले चलता है। इधर टीचर जियांग को लेकर जा रहे होते हैं और उधर ये सब कुछ जाओ और हु भी देख चुके होते हैं। हु कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, और ये आदमी कौन है। तो फिर जियांग बताती है कि ये मेरे टीचर हैं और वो टीचर को ये बात बताती है कि ये मेरे बॉस हैं। तो टीचर कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है। फिर उसके बाद टीचर जियांग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और हु को ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों एक साथ बैठे हुए थे। तभी टीचर जियांग की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। जियांग कहती है कि अब मुझे यहाँ से चलना होगा क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। वो वहाँ से जाने लगती है और टीचर भी उसका साथ देते हैं। इधर जाओ हु को वहाँ से नहीं जाने दे रही थी, वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो। और उधर जब टीचर और जियांग दोनों कार में बैठते हैं तो जियांग कहती है कि टीचर मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना था, आपने अंदर जो बात की थी लिन की ड्राइंग की जिसमें एक किटन एक बॉक्स के अंदर थी, क्या आप उसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं। तो टीचर कहते हैं कि हाँ, मैंने वो खुद पेंटिंग चेक की थी और उसकी पेंटिंग बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थी, मुझे उसमें हर चीज बिल्कुल ठीक लगी। वो काफी ज्यादा लाइक स्टूडेंट है और मुझे वो पीकिंग यूनिवर्सिटी की वजह से आई थी, मैंने वो खुद ही चेक की है। तो जियांग ओके कर देती है। तभी टीचर कहते हैं कि मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो फिर जियांग कहती है कि जी मैं अब मैरिड हूँ। ये सुनकर टीचर थोड़ा सैड हो जाता है, कहता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। जियांग कहती है कि जी अब मुझे चलना चाहिए। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकलकर चली जाती है। फिर जब वो घर आती है तो पूरे घर में बहुत ही अंधेरा होता है। इतने में अचानक से सारी लाइट्स ओपन हो जाती हैं। जियांग सब कुछ देखकर काफी हैरान होती है और हु गुस्से में वहीं पर ही बैठा था। जियांग कहती है तुम यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गए हो, मुझे तो लगा कि तुम जाओ को घर छोड़ने के लिए भी जाओगे। हु कहता है कि मैंने उसको घर पे नहीं
नहीं छोड़ा है। तो जियांग कहती है कि ठीक है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो हु उसको अपने क्लोज कर लेता है और कहता है कि टीचर और तुम्हारा क्या रिलेशन है। जियांग कहती है कि टीचर और स्टूडेंट का क्या रिलेशन होता है और तुम मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। वो मेरे बहुत ही अच्छे टीचर है और मेरे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेबल है। वो मुझसे बड़े हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। इससे ज्यादा मेरा और उनका क्या रिलेशन होगा। तो फिर हु कहता है कि ठीक है और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम्हारी अब मुझसे शादी हो चुकी है और तुम अब मिसेज हु हो। इस बात को कभी भी मत भूलना। फिर उसके बाद वो उसको क्लोज हो जाता है एंड देन वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग की आंख खुलती है तो तभी उसके पास एक मेड आती है और मेड कहती है कि ठीक है आप उठ चुकी हैं, अब आप जल्दी से नीचे आ जाएं, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज है। फिर जियांग भी नीचे आ जाती है और वो एक पेंटिंग को देखकर कहती है कि तो बहुत ही प्यारी है। तभी वो उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम्हें ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगेगी। चलो ठीक है अब हम लोगों को काम के लिए चलना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जब जियांग कंपनी आती है तो तभी उसको वहाँ पर जाओ और केन दोनों बहुत ही घूर घूर कर देख रही होती हैं। फिर केन उसको अपने साथ एक बेसमेंट में लेकर आती है। फिर केन तो वहाँ से चली जाती है लेकिन जियांग कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर छोड़ के कैसे जा रही हो। इतने में जियांग को कोई किडनैप कर लेता है और दूसरी तरफ किडनैप करने वाला उसका भाई और उसकी मॉम होती है। फिर वहाँ पर एक और आदमी आता है और फिर जब जियांग को वो देखता है तो वो उसको देखता ही रह जाता है। वो कहता है कि तू बहुत ही प्यारी है, मैं इसके लिए आपको 1 मिलियन देने के लिए रेडी हूँ। तभी जियांग कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि मेरे पास जो चिल्ड्रन हैं वो हु के हैं जो कि हु ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ये सुनकर मॉम और बाकी सब लोग हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हु जो कि हु ग्रुप का प्रेसिडेंट है और तुम यहाँ पर एक लड़की हो वो भी ऑर्डिनरी सी जो कि उसकी एक छोटी सी एम्प्लॉय है और उसको पता भी नहीं होगा तुम्हारे बारे में और तुम ये कह रही हो कि वो तुम्हें लाइक करता है, यहाँ तक कि तुम उसके बच्चों की माँ बनने वाली हो। तुम ये सारी बातें कर कैसे सकती हो। वो लोग उसकी बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते और फिर उसके बाद मॉम कहती है कि तुम्हारा जो भी दिल चाहे तुम इसके साथ कर सकते हो। तभी वो जियांग को सीड्यूस करना शुरू कर देता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और मॉम और उसका भाई वहाँ से चले जाते हैं और उधर वो मीटिंग रूम में होता है। इतने में वहाँ पर उसके पास असिस्टेंट भागता हुआ आता है और वो उसको कहता है कि हमने जियांग को हर जगह पर ढूंढा लेकिन हमें वो कहीं पर भी नहीं मिल रही। मैं उसको लंच देने के लिए गया था लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है, यहाँ तक कि वो घर पे भी नहीं है। वो ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो फौरन वहाँ से भागता है। इधर वो और असिस्टेंट और बाकी सब लोग जियांग तक पहुँच चुके होते हैं। वो जियांग को अपना कोट देता है और बाकी गार्ड उस आदमी को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। इतने में वहाँ पर मॉम और उसका भाई आ जाते हैं और मॉम फिर जियांग को कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जियांग कहती है कि सॉरी लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकती हूँ। फिर हु कहता है कि जाओ इनको पुलिस स्टेशन ले जाओ, बाकी जो कुछ भी होगा इनके साथ वो पुलिस करेगी। फिर उन दोनों को भी वहाँ से ले जाया जाता है और उसके बाद हु जियांग को उठाकर वहाँ से ले जाता है और फिर दूसरी तरफ वो जियांग को ऑर्नमेंट लगाकर दे रहा होता है। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट किन को लेकर आ जाता है। जियांग कहती है कि किन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो किन फिर उससे माफी मांगती है और वो उसको बताती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद मैं जाओ की बातों में आ गई थी, लेकिन प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। फिर उसके बाद वो हु को कहती है लेकिन जियांग ये सब कुछ डिजर्व करती है, आपको पता है कि जाओ ने ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए किया है, वो बस ये चाहती है कि आप उनके साथ रहें और जियांग उन दोनों के दरमियान में कभी भी ना आए। तो फिर हु असिस्टेंट को कहता है कि इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। जब किन को वहाँ से लेकर जाया जाता है तो तभी जियांग ये सोच रही होती है कि इसने मुझे माफी क्यों मांगी होगी। तभी हु उसको कहता है कि अब तुमने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर दूसरी तरफ जियांग को अपने मोबाइल से पता चलता है कि जैंग वापस आ रहा है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। वो कहती है कि कुछ भी करके मुझे उसके पास जाना ही होगा ताकि मैं उससे मिल सकूं। और उधर वो अपने घर पे मीटिंग रूम में होता है, वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और बाकी सब लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर जाओ भी होती है। इतने में वहाँ पर जियांग पहुँच जाती है और जब जियांग वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखती है तो वो अपने कपड़ों की वजह से थोड़ा सा एम्बैरेस फील करती है और वो फौरन वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसको रोक लेता है और उसके बाद जाके उसको अपना कोट पहना देता है। फिर वो सबको कहता है कि आप लोग देख रहे हैं ना कि इस वक्त मेरी वाइफ मुझसे कोई बात करना चाहती है, तो इसीलिए आप लोग सब यहाँ से चले जाएं। और जाओ को सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि इस दफा हु ने इसको कोई सी पनिशमेंट क्यों नहीं दी है, यहाँ तक कि इसने तो इसके ऊपर गुस्सा भी नहीं किया। हु को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर जब वो सब लोग वहाँ से जाते हैं तो हु जियांग को अपने क्लोज कर लेता है और वो दोनों वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। फिर दूसरी सुबह जब जियांग की आंख खुलती है तो मेड उसको बताती है कि यंग मास्टर्स अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हुए हैं, अगर आपने कहीं पर जाना है तो फिर आप जा सकती हैं, लेकिन प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म करके जाइएगा। तो जियांग उसको ओके बोल देती है। फिर उसको याद आता है कि उसने तो जैंग से मिलने के लिए जाना था क्योंकि वो काफी टाइम बाद वापस आ रहा है और हो सकता है कि अब तक तो वो वापस आ भी चुका हो। फिर वो फौरन वहाँ से भागती है और दूसरी तरफ वो एक बार के बाहर खड़ी हुई होती है। गार्ड उसको अंदर नहीं जाने दे
रहे थे वो कहते हैं कि आप हमें अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाएं। तो उसके पास कार्ड नहीं होता, वो वहाँ से चली जाती है। और जब कुछ लोग एक साथ ग्रुप बनाकर वहाँ पे आते हैं तो एक आदमी उनको कार्ड्स दिखाता है और उसी ग्रुप में जियांग भी शामिल होकर अंदर चली जाती है। वो अंदर आने में सक्सेसफुल हो चुकी थी और उधर हु उसके साथ उसके फ्रेंड्स बैठे होते हैं। तभी जियांग उसको कहता है कि मैंने सुना है कि इस दफा तुम किसी लड़की में इंटरेस्टेड हो। ये बात सुनकर मैं बहुत ही हैरान हुआ था और मैं इसीलिए वापस आया हूँ ताकि मैं देख सकूं कि वो कौन सी लड़की है जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मुझे तो लगा था कि तुम सारी जिंदगी शादी नहीं करोगे। तो फिर हु कहता है कि वो लड़की बहुत ही अच्छी है, मैं उसको कभी तुमसे जरूर मिलवाऊंगा। उधर उस आदमी को पता चल जाता है कि जियांग उनके ग्रुप में शामिल हो चुकी है। तो वो जियांग को कहता है कि तुम कौन हो, मैंने पहले तो तुम्हें कभी भी नहीं देखा और तुम यहाँ पर हु के बार के अंदर क्या कर रही हो। जियांग ये सुनकर थोड़ी हैरान होती है और वो कहती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे टच मत करना। ये सारी आवाजें अंदर बैठा हुआ हु भी सुन रहा होता है। वो कहता है कि ये सब कुछ तो मुझे बहुत ही फेमिलियर लग रहा है, शायद हो सकता है कि बाहर जियांग आई हो। फिर वो फौरन वहाँ से उठता है और इधर जियांग फौरन से भागती हुई एक रूम के अंदर घुस जाती है और वो किसी से टकरा जाती है। जब वो ऊपर देखती है तो वो हु के पास थी। इतने में वो आदमी भी अंदर आता है। वो कहता है कि मिस्टर हु, इसने आपके रूल्स तोड़े हैं, ये इस तरीके से अचानक अंदर कैसे आ सकती है और इसने तो कोई कार्ड भी नहीं दिखाया, मैं इसको यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। तो हु कहता है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो जियांग को देखता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस लड़की को हाथ लगा सको। तो वो आदमी कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी है, मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ। इतने में वहाँ पर कुछ लोग उस आदमी को बाहर ले जाते हैं। तो फिर हु उससे कहता है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर आई क्यों हो। जियांग कहती है कि मैं यहाँ पर बहुत ही फेमस पेंटर जैंग से मिलने के लिए आई हूँ। हु कहता है कि तुम मेरे बारे में आई हो, वो भी किसी और से मिलने के लिए। तो जियांग कहती है कि मुझे उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, कुछ भी करके प्लीज तुम मुझे उससे मिलवा दो। तो फिर हु जैंग को बुला देता है। जियांग जब जैंग को वहाँ पर देखती है तो वो कहती है कि अगर ये सब कुछ इतना आसान था तो मैं क्यों इतनी बड़ी ट्रबल में फंसना चाहती। अगर मुझे पता होता कि हु ये सब कुछ कर देगा तो मैं खुद से कभी भी यहाँ पर ना आती। फिर उसके बाद वो सब लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं और जियांग अपनी एक पेंटिंग को देख रही होती है। वो अपनी पेंटिंग को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है ये तो मेरी पेंटिंग है जो कि मैंने आर्ट एग्जाम में दिखाई थी, ये पेंटिंग लिंक के नाम पे कैसे जा सकती है। तो जैंग कहता है कि क्या ये पेंटिंग आपकी है। ये पेंटिंग मेरी ग्रैंडमा को बहुत ही ज्यादा पसंद थी जब वो जिंदा थी, उनके मर जाने के बाद मैंने ये पेंटिंग कभी भी नहीं जलाई और अभी तक मैंने इसको अपने पास रखा हुआ है। और जियांग रोने लग जाती है। वो कहती है ये मेरी पेंटिंग है और लिन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो फिर वो उसको कंसोल करता है, उसको कहता है कि तुम एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय हो और मुझे पता है कि ये तुम्हारी ही पेंटिंग है, क्योंकि इस तरह के आर्ट लिन का भी बना भी नहीं सकती। तुम मेरा यकीन करो, लिन ने जो कुछ किया है वो बहुत ही गलत है और इसके लिए वो जरूर पे करेगी। तो जियांग उसको ओके कर देती है। और फिर दूसरी तरफ जब जियांग और हु एक साथ बैठे हुए होते हैं तो हु उसको कहता है कि अब तुम्हें अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो जियांग कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। वो उसको हस्बैंड भी कहती है और ये सारी बातें ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी सुन चुके होते हैं। वो लोग फौरन से उनके पास आते हैं और कहते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो लोग अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो हु को कहते हैं कि तुमने हमें इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई थी, हम तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। उसके बाद वो जियांग को कहते हैं कि तुम मुझे ग्रैंडमा बोलो। जब जियांग ग्रैंडमा को ग्रैंडमा बोलती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं अब तुमने मुझे भी तो ग्रैंडपा बोलना है ना। तो फिर जियांग उनको भी ग्रैंडपा बोलती है। वो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और हु तभी उनको बताता है कि ये और बात है, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि मैं डैड बनने वाला हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा तो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतनी बड़ी बात तुमने हमसे अभी तक छुपा कर रखी थी, देखो तुम्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ तक कि ग्रैंडमा तो जियांग को गिफ्ट भी दे देती हैं। ये सब कुछ जाओ भी वहाँ से देख लेती है। वो कहती है कि क्या, मुझे तो लगा था कि ये दोनों जब वहाँ पर जाएंगे और इन दोनों को साथ में देखेंगे तो ये लोग जियांग से नफरत करने लगेंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उलट ही हो गया है। फिर उसके बाद जब जाओ वहाँ पर जाती है तो ग्रैंडमा कहती है कि देखो ये प्यारा है ना, ये मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को दिया है। तो फिर जाओ कहती है कि जी उसको तो ये प्यारा ही लगेगा, वो वैसे भी एक गाँव से आई हुई लड़की है। तो ग्रैंडमा काफी सीरियस हो जाती है और कहती है इसका क्या मतलब हुआ कि तुम सच में एक गाँव से आई हो, तुम्हें ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी। फिर उसके बाद वो दोनों हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं भी गाँव से ही आई थी। देखो ये सब कुछ तो कितना अच्छा कोइंसिडेंस है ना। ये सुनकर जाओ बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है। फिर तभी हु उससे कहता है कि हाँ वो रिंग किधर है जो कि मैंने तुम्हें डिजाइन करने के लिए दी थी। जाओ कहती है कि मैं उसको परफेक्टली डिजाइन कर रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो तुमसे कंप्लीट होगी भी नहीं, क्योंकि तुम वो सब कुछ डिजर्व भी नहीं करती हो और तुमने ही तो मेरे बच्चों को मारने की कोशिश भी की है ना, तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। तो जाओ फिर नील डाउन करके वो उससे माफी मांगती है, लेकिन वो कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। फिर जाओ गुस्से से वहाँ से चली जाती है और वो फिर जियांग को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज रेडी करके रखा है और वो फिर उसको लबूबू दिखाता है। लबूबू को देखकर जियांग बहुत ही हैरान होती है। वो कहती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे लबूबू पसंद है। तो वो कहता है कि ये बात तो मैं जानता ही हूँ,
हूँ। अब तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया है तो इतना तो मुझे पता चल ही जाएगा ना। फिर उसके बाद वो उसके सामने नील डाउन करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक न्यू लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक न्यू चांस दो ताकि मैं तुम्हें खुश रख सकूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी केयर करता रहूँ। फिर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी कहते हैं कि जियांग देखो, इसको ना मत करना। फिर जियांग फौरन से खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही खुश रहूंगी। यह सुनकर हु बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और वो जियांग को फौरन से हग कर लेता है। ग्रैंडमा और ग्रैंडपा दोनों को इस तरह साथ देकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फिर इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।